7 बज चुके हैं और समय हो गया है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। तो चलिए 24 मिनट में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में आज आखिर क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी और आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IPC 24। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको राजगढ़ से बताते, जहां पर राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। राजगढ़ में पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है और छापेमारी की ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही अवैध शराब का कारोबार करने वाले गांव गुलखेड़ी और कड़िया में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। यहां से भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया गया है। पुलिस ने अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर ये जो अवैध शराब है उसको नष्ट कर दिया है। इस गांव के लोग शादी समारोह में चोरी करने के लिए भी बदनाम बताए जाते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव और ठाणे में कई ऐसी चोरियां हुई हैं जिसमें यहां के जो लोग हैं वो आरोपी पाए गए हैं। और इसके लिए आपको ये भी बता दें कि आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस बकायदा राजगढ़ भी पहुंची थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने अवैध शराब की रोकथाम के लिए यहाँ पे छापामार कार्रवाई की थी और छापामार कार्रवाई के दौरान यहाँ पर पुलिस ने जो गुलखेड़ी की अगर हम बात करें और कड़िया गांव की बात करें तो पुलिस ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। यहाँ पे हमारे साथ राजगढ़ से हमारे संवाददाता अरुण लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। अरुण, इस पूरी कार्रवाई को हम किस तरह से देखें, क्योंकि लगातार अवैध शराब की बिक्री हो रही है, शादी समारोह में बाकायदा इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। और वहीं अगर स्पेसिफिक तरीके से अगर हम बात करें तो इस गांव के लोग चोरी करने में भी माहिर बताए जाते हैं। तो पुलिस की इस पूरी कार्रवाई को हम किस तरह से देखते हैं? देखिए, यदि हम शुरुआत से यदि बात करें तो ये दोनों ही गांव जो हैं ये अपने आप में केवल राजगढ़ जिला ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे देश में लगभग ये फेमस है सिर्फ अपने चोरी जैसी घटनाओं के अपराध के लिए। ये छोटे छोटे बच्चों से बैग लिफ्टिंग कराते हैं, शादियों से जहाँ पे छोटे बच्चे जाते हैं और अप टू डेट बन के जाते हैं और शादी समारोह से ये बैग लिफ्टिंग करते हैं, चोरियों की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इस सब अपराध के लिए केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के तमाम थानों की पुलिस। अच्छा, अगर हम इसके नेक्सस की अगर हम बात करते हैं तो इसका नेक्सस कहां तक फैला हुआ है, क्योंकि आपने भी कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में विख्यात है, तो इसका नेक्सस कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन लोग हैं और पुलिस जब इन तक पहुंची तो क्या हिंट्स मिले थे? देखिए, अमूमन यदि बात की जाए तो लगभग हर महीने यहाँ पे अलग अलग प्रदेशों की पुलिस यहाँ पे तफ्तीश के लिए आती रहे, जहाँ पे अपनी डिटेल्स और अपनी तफ्तीश करने के बाद में उन्हें यही मालूम पड़ता है कि राजगढ़ जिले के ही कड़िया और गुलखेड़ी गांव के ये जो आरोपी हैं इन लोगों ने ही बैग लिफ्टिंग की है, इन लोगों ने ही चोरी की। इसी तरह का एक मामला अभी रिसेंटली आया है कि महाराष्ट्र के जलगांव से और ठाणे से पुलिस यहाँ पे तफ्तीश के लिए आई हुई है। कल भी वो यहाँ पे आई थी और आज जब तफ्तीश के लिए वो लोग गए थे तब उस लोकल पुलिस के साथ में इन्होंने गांव की सर्च की। गांव की पूरी सर्च करने के बाद में आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बता दें कि जब पुलिस इस गांव के अंदर जाती है तो यहाँ पे कोई भी आपराधिक तत्व जो होते हैं या पुरुष जो होते हैं या जो अपराध से जुड़े हुए लोग होते हैं वो अमूमन गांव को छोड़ के भाग जाया करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब गांव में पुलिस जाती है तो उनको लगभग अधिकतर होता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही सामने मिलते हैं। इस वजह से पुलिस आरोपियों तक सहज में नहीं पहुंच पाती। बता दें कि आज फिलहाल इसी चीज के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और जॉइंट ऑपरेशन के तहत उसने छापामार कार्रवाई की है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है वो यहां से फरार होने में कामयाब रहे। अच्छा, कुछ लिंक्स मिल पाए जो वहां पे मौजूद जो आरोपी हैं, जो फरार आरोपी हैं, उनके परिजनों से कुछ लिंक्स मिल पाए? देखिए, एक्चुअल में होता यह है कि ये पूरी घटनाक्रम को जो अंजाम देते हैं ये छोटे छोटे बच्चों को इन शादी समारोह या फिर किसी भी आयोजन के अंदर इंटरेक्ट कराते हैं। जो बच्चे होते हैं वो सहज में पहचाने भी नहीं जाते और बच्चों से चोरी कराने के बाद में फिर ये ठीक है अरुण, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। रेगुलर हम आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अरुण जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये पूरा जो नेक्सस है वो फैला हुआ है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहाँ पे छापामार कार्रवाई की गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात रायसेन से करेंगे। रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर माखनी में 7 परिवारों को वक्फ बोर्ड ने बाकायदा नोटिस जारी कर मकान खाली करने के लिए कहा है।
इसके साथ ही ये भी कहा है वक्फ बोर्ड ने कि ये संपत्ति तो हमारी है, 7 दिन के भीतर जमीन को खाली किया जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परेशान किसान रायसेन कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे और कलेक्टर को उन्होंने आवेदन अपना सौंपा और हस्तक्षेप किए जाने की मांग इन लोगों के द्वारा की गई है। आपको ये भी बताते चले कि ग्राम माखनी के ये 7 परिवार कई पीढ़ियों से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन सरकारी खसरे में ये जमीन सरकारी बताई जा रही है। ग्रामीणों को इसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर भी बकायदा मिली हुई है। मामले में कलेक्टर दोनों पक्षों को सुनकर न्याय संगत कार्रवाई किए जाने की बात तो कर रही है, तो वहीं हिंदूवादी संगठन ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि इस जमीन पर प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, जिसे किसी भी सूरत में तोड़ने नहीं दिया जाएगा और जो परिवार यहां पर रह रहे हैं उनको नहीं हटाने दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड से अगर किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस में उनके द्वारा क्या लिखा गया है इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। तो इसमें एक बार हम लोग भी अपनी ओर से बात करके देखेंगे कि क्या पूरा मैटर है। सही निर्णय होगा वो सभी लोग उसमें लेंगे। चाहे मर जाएंगे मगर जमीन नहीं छोड़ेंगे, ना घर तोड़न देंगे। हमारे बस घर नहीं टूटे, हमारे बालों ना जा बिल्कुल भी। प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर पुरानी मूर्ति है, कई वर्षे पुरानी मूर्ति है। और ये जगह जो है वो यहाँ पर जो नोटिस जिनको दिए गए वे भी कई पीढ़ियों से लोग रहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम से जो नोटिस दिया है ये गलत है। और मकान हमारा पीढ़ियों का मकान बना, पीढ़ियों के मंदिर है, मूर्ति है, पीढ़ियों की पूजा करते हैं हम हैं, और ये कोई जमीन रहता नहीं है। अब देखिए ये पूरा मामला कलेक्टर सुनवाई तक तो जा पहुंचा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इस समस्या का क्या निराकरण हुआ है। आगे बढ़ेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि 3 महीने की बच्ची का धर्म ही बदल दिया गया हो? ऐसी बच्ची जिसे अभी धर्म, जाति, समाज का भेद ही नहीं, उसका नाम, धर्म सब कुछ बदल दिया गया। अब ये कैसे हुआ, कहां हुआ, ये सब देखिए इस खास रिपोर्ट में। धर्मांतरण से जुड़े मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, कभी पैसे का लालच देकर तो कभी डरा धमकाकर या दूसरे अन्य तरीकों से धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन धर्मांतरण का जो मामला मध्य प्रदेश के सागर में देखने को मिला उसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल सागर में 3 महीने की बच्ची का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। जी हाँ, अभी इस बच्ची को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि दुनिया क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, लेकिन इस बच्ची का ही धर्म बदल दिया गया। आपको इस पूरे वाक्य की क्रोनोलॉजी बताते हैं। मामला सागर के जिला अस्पताल का है। अस्पताल में एक महिला अपने बच्चों के साथ इलाज करवाने के लिए आती है। महिला की हालत गंभीर थी, उसके साथ एक बच्ची भी थी। बच्ची की हालत भी गंभीर थी, तो बच्ची की हालत को देखते हुए उसे डॉक्टरों ने बाजू में इलाज करवा रहे परिवार को सुपुर्द कर दिया ताकि बच्ची का देखभाल किया जा सके। इसके बाद बच्ची को दूसरे वार्ड में भर्ती कर दिया गया। अपराध की असली कहानी यहीं शुरू होती है। बच्ची को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के साथ ही बच्ची की मां का नाम पहले बदला जाता है। बच्ची की मां का नाम विमला से बदलकर फातिमा लिखवा दिया जाता है और बच्ची का नाम आसमा कर दिया जाता है। इसी बीच 17 फरवरी को इलाज के दौरान बीमार महिला विमला की मौत हो जाती है। तो ये पूरा मामला तब उजागर होता है जब बाल आश्रम में एक 5 साल का बच्चा अपनी कहानी बताता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मृतिका विमला का बेटा और 3 महीने की धर्मांतरण पीड़ित बच्ची का बड़ा भाई है। विमला की मौत के बाद उसके 5 साल के बड़े बेटे को बाल आश्रम भेज दिया गया था। 2 दिन बाद वो बताता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है। वहाँ पर जो डॉक्टर उनको अटेंड कर रहे थे, उन्होंने बाजू में जो परिवार था उसको बच्ची सपोर्ट करके यहाँ बाल शिशु रोग विभाग में भेज दिया, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कोई जानकारी के। और जब वो बच्ची यहाँ एडमिट हुई तो उसकी माँ का नाम हिंदू से फातिमा हो गया, बच्ची का नाम हिंदू से आसमा हो गया। बहन की तलाश करते हुए बाल कल्याण समिति के सदस्य SGPU से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें अब तक किसी बच्ची के होने की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं जब समिति के निर्देश पर SGPU जिला अस्पताल पहुंचकर छानबीन करती है तो पता चलता है कि मृतिका विमला की 3 महीने की बेटी भी है, जिसे एक परिवार द्वारा अपने संरक्षण में ले लिया गया है। बच्ची को ले जाने वाली महिला का कहना है कि बीमार महिला के कहने पर बच्ची की देखभाल करने के लिए उन्होंने बच्ची को अपने पास रख लिया। माँ की बहुत गंभीर सीरियस हालत थी, उठ के भी नहीं आ पा रही थी। हम इधर ही भर्ती थे, सब देख रहे थे, गंदगी में डले थे, कोई नहीं उठा रहा था।
उसकी माँ रो रही थी, कहने लगी कि तुम हमारी बच्ची बचा लो। सबके सामने ली थी हमने, पुलिस वाले भी। कुछ लिखित में भी था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे? नहीं, वीडियो है थोड़ी सी। डिलीवरी के पश्चात वो सब खत्म हो गई थी और बच्चा इन लोगों ने इलीगली एडॉप्ट किया है, उनके द्वारा किया है, किसी के द्वारा किया है। तो मैंने की मैडम हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई शासन के निर्देश भी नहीं कि हर मरीज की अपन आइडेंटिटी लें उसके बाद में एडमिट करें। तो पेरेंट्स जिसने जैसा नाम लिखा है वैसे करा दिया। वही मामला उजागर होने के बाद अब बाल संरक्षण आयोग के सदस्य, हिंदू संगठन के लोग और बाल कल्याण समिति बच्ची को अपने पास रखने वाले परिवार और बच्ची को उन्हें सुपुर्द करने वाले डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने को लेकर लामबंद हैं। फिलहाल इस मामले से कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल में कैसे हो गई? बिना किसी लिखित दस्तावेज के बच्ची को दूसरे परिवार को कैसे दे दिया गया? बच्ची और उसकी मां का नाम कैसे बदल दिया गया? इन सभी सवालों के जवाब जब सामने आएंगे तब मामला और साफ होगा। फिलहाल इंतजार है इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू करने का। शिवम तिवारी, IBC 24, सागर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात भोपाल से करेंगे, जहां पर भोपाल में इन दिनों व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट बाकायदा वायरल हो रहा है। स्क्रीनशॉट में खास दुकानों से ही ईद की खरीदारी किए जाने की अपील की गई है। व्हाट्सएप संदेशों में काफिरों से किसी भी तरह का लेन देन नहीं किए जाने की अपील की गई है। आरोप यह भी है कि इसका बाकायदा एक पंपलेट भी बांटा जा रहा है। यह पोस्ट आखिर कौन वायरल कर रहा है यह साफ अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन इस पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने कहा है कि अगर हिंदू काफिर है तो सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है। वहीं चेतावनी देते हुए आगे यह भी कहा गया कि हिंदुओं ने बहिष्कार कर दिया तो सड़क पर आ जाएंगे। इधर इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पुलिस से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मुस्लिम लोगों ने पंपलेट जारी करके रमजान के महीने में कहा है कि हिंदू काफिरों से सामान ना खरीदे। अगर हिंदू समाज इनका बहिष्कार कर देगा तो इनके लिए आफत उत्पन्न हो जाएगी। संस्कृति बचाओ मंच भी आपसे निवेदन करता है और इस बात का विरोध करता है कि जिनको अगर हिंदुस्तान में हम लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते तो वो हिंदुस्तान को छोड़कर और पाकिस्तान में चला जाए। हमारा जो प्रदेश है वो लगातार सद्भावना के लिए जाना जाता है, गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर अगर धर्म विशेष और किसी भी चीज को लेकर अगर स्क्रीनशॉट आ रहे हैं और ग्रुप्स में वायरल हो रहे हैं तो तत्काल प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, साइबर क्राइम को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। नासमझी तत्वों को ढूंढकर खोज कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि सभी धर्मों और सभी पर्वों के अवसर पर हम मिलजुल कर कार्यक्रम की आयोजना में सहभागिता कर सकें। बात राजधानी भोपाल से करेंगे, जहां पर भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि भगोरिया पर्व अब राजकीय स्तर पर मनाया जाएगा। सभी पर्वों की सरकार चिंता करेगी। जनजातीय कलाकारों के खातों में 5,000 रुपए की राशि भी डाली जाएगी। इसके साथ ही देवलोक के पुनरुत्थान के लिए 3,47,00,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पैसा ग्राम सभा के लिए 3-3 हजार रुपए की राशि दिए जाने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम हाउस में आयोजित जनजातीय देवलोक महोत्सव को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित भी किया। उन्होंने जनजातीय कलाकारों से कहा कि कहने को ये मुख्यमंत्री निवास है, लेकिन मैं इसे आपको समर्पित करता हूं। हमने देवी देवताओं को नहीं देखा है, लेकिन आदिवासी समाज को देखकर लगता है कि सभी देवी देवताओं को देख लिया। महोत्सव में केंद्रीय मंत्री डीडी उइके, विभागीय मंत्री विजय शाह और जल संसाधन मंत्री संपत्तिया उइके, कैबिनेट मंत्री नागा सिंह चौहान के साथ ही आदिवासी समुदाय के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। कि हमारे बीच में आज इतना बड़ा वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र का वर्तमान स्वरूप बना है तो उस बनाए रखने में भी आपकी योगदान है। सभी जनजाति बंधुओं के बीच जितने नर्तक दल आए, वादक दल आए, प्रत्येक जनजाति कलाकार को 5,000 रुपया उसके खाते में डालने की घोषणा करता हूं।
चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। एक बार फिर से वो अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जनजाति जनगणना पर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने जाति जनगणना की मांग पर पलटवार करते हुए कहा ये देश को बांटने वाली बात है। शास्त्री ने जाति जनगणना की आलोचना करते हुए यह भी कहा है कि देश में जातियों की बजाय अमीरी और गरीबी की जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि देश में कितने अमीर और कितने गरीब हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद अब सियासत भी पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री संत हैं, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन राहुल गांधी ने शुरू से ही जातीय जनगणना की मांग की है ताकि वास्तविक आंकड़े देश के सामने आ सके। तो वहीं बीजेपी ने शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। जातिगत जनगणना एक अलग विषय है, जनगणना एक अलग विषय है। जातिगत जनगणना देश को बांटने का विषय है। जातिगत से हमें नहीं लगता कि जातिगत बहुत जरूरी, जातियों में आपस में ना बटके वो ऊर्जा हम देश के हित के लिए लगाए ना कि एक जनगणना जरूर होनी चाहिए। इस देश में अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है वो आचार्य हैं, उनकी बात को तो मैं नहीं काटूंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी जी क्या मांग कर रहे हैं पहले उसकी स्टडी करें। राहुल गांधी जी की तो मांग यही है कि पूरे देश के अंदर जनगणना हो, कौन की कितनी आबादी और कौन लोगों के पास कितने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, वो किसी जाति के हों। प्रचारक के रूप में उभरे हैं बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी, और समाज में घट रही घटनाओं के ऊपर इस प्रकार से जो संत समाज है इनकी एक चिंता होती है। हिंदू समाज को, सनातन समाज को जातिगत व्यवस्था के तहत बांटने का जो कुचक्र अभी इन दिनों चल रहा है विशेष करके विपक्षियों के द्वारा, उसके ऊपर उनका ये जो प्रहार है समसामयिक है। निश्चित तौर पर सभी को एक होकर रहना चाहिए। तो देखिए जातीय जनगणना पर पूरे देश में रार छिड़ी हुई है और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग करते आए हैं तो अब उसी पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उज्जैन में 6 मार्च को बाबा महाकाल के विवाह का भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जा रहा है। आयोजन को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया जाएगा जिसमें पूरे शहर को इन्विटेशन दिया गया है। भगवान शिव की बारात 6 मार्च को दोपहर 1 बजे नगरकोट से निकलेगी। विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नरसिंह घाट के सामने पहुंचेगी। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते नजर आएंगे। इससे ठीक पहले 5 मार्च की सुबह गणपति पूजन और दोपहर 2 बजे हल्दी और मेहंदी का आयोजन किया जाएगा। 6 मार्च को शाम 5 बजे शुभ लग्न पर विवाह की रस्मों को संपन्न किया जाएगा। तो भाई आपको भी इन्विटेशन मिला है और आपको भी इस शादी में जाना है। 6 मार्च और तारीख, समय हमने सब कुछ आपको बता दिया है। करेंगे भोपाल से। जी हां, भोपाल में क्वींस ऑन दी व्हील बाइकिंग इवेंट का खास आयोजन किया गया। देश भर से आई 25 महिला राइडर्स भोपाल से निकलकर ग्वालियर, चंदेरी, खजुराहो होते हुए 10 तारीख को वापस भोपाल लौटेंगी। ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको दिखा रहा है। ये वो 25 क्वींस हैं, ये महिला राइडर्स हैं जो तमाम जगहों का भ्रमण करके 10 तारीख को ये एक बार फिर से भोपाल लौटेंगी। तो चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी है क्योंकि सवाल आपका है।